सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी एक्चुअली में सिंपली रिलेटेड है E इक्वल्स हाफ टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल। ये इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि हाफ और के ये दोनों ही कांस्टेंट है। मीन्स इफ टेम्परेचर राइजेस एनर्जी राइजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। और ये रिवर्सिबली भी ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये गलत है कहना है कि हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एनर्जी कम होती है। बेसिकली हम एनर्जी कम करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर अकेले अपने आप में राइज नहीं होता। हमेशा आप एनर्जी को ही चेंज कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते। तो यानी कि अगर एनर्जी कम है तो आप उसे कहते हैं कि टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया। मीन्स जैसे अब आइस है और वाटर है तो हम ऐसे कहते हैं कि आइस का टेम्परेचर कम है, वो 0 डिग्री पर है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आइस स्टेट है वाटर की, उसमें आइस की जो एनर्जी है वो लोअर डाउन हो जाएगी। सो क्या होती है थर्मल एनर्जी? देखिए, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स। मीनिंग कि मैं यहाँ पे सिंपली ये कंक्लूजन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि टेम्परेचर या एनर्जी का सिंपल मीनिंग मोशन से रिलेटेड है। मीन्स थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन से आती है। और मोशन किससे आता है? मोशन टेम्परेचर से आता है, या फिर टेम्परेचर मोशन से आता है। सो ये बात यहाँ लिखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। कौन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एनर्जी। मीन्स कि आप बिना टेम्परेचर चेंज किए एनर्जी को नहीं चेंज कर सकते, या बिना एनर्जी चेंज किए आप टेम्परेचर को भी नहीं चेंज कर सकते। तो अब हम यहाँ पे एक और भी खास चीज़ देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इसका क्या लिंक हो सकता है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। अब देखिए, मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट के पास ये सोच होती है कि उसके पास एक मॉलिक्यूल है। सिंपली जैसे मेरे पास यहाँ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये देखिए, ये मैंने मॉडल बनाया हुआ है एक वाटर का। और वाटर में ये जो रेड प्लास्टिक बॉल दिख रही है ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पार्शली नेगेटिव पोलराइज्ड होगा और ये पार्शली पॉजिटिव पोलराइज्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर से शो कर देता हूँ। जैसे ये वाटर है, ये इस तरीके से एक वाटर है, तो यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव एंड और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड हो गया। जैसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया। ओके, अब अगर मेरे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐसे अलाइन कर जाता है उसी तरीके की पोलैरिटीज रखते हुए, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए? आप देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इस पॉजिटिव पोल पर और इस नेगेटिव पोल में एक इंटरेक्शन बन जाएगी, जो कि हम यहाँ पे थर्मल इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। थर्मल इंटरेक्शन अब एक कंडीशन है। देखिए, अगर इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये इंटरेक्शन होती है तो ये इंटरेक्शन इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देगी, और बाइंड होने के बाद जो इनकी फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विफाई हो सकती है। और अगर ये स्ट्रेंथ अगर और ज़्यादा हुई तो ये लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। पर इसमें हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तो हम समझ जाते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके बीच की इंटरेक्शन है, लेकिन हम थर्मल को नहीं समझ पाते। थर्मल को समझने के लिए मेरे पास एक ये डिफरेंट मॉडल है। देखिए, स्प्रिंग मॉडल मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? एक्चुअल में वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा मैंने ये प्लास्टिक मॉडल से शो किया हुआ है। ये जस्ट एक स्टैटिक वे शो है, इसका वे है रिप्रेजेंट करने का। एक्चुअल में वाटर ऐसा होगा, और ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग इस तरीके से मोशन में आ जाएंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, इस तरीके से कॉन्टिन्यूस ऐसे ऐसे। और ज़्यादा मोशन हो गई मीन्स कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, राइट? तो इस तरीके का मोशन हो जाएगा। और लोअर टेम्परेचर का मतलब हो गया लोअर मोशन। तो जब इसका लोअर मोशन होगा इस तरीके का मोशन हो जाएगा, ऐसे 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 धीरे 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 ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो इन मॉलिक्यूल्स की मोशन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की मोशन कम होने से ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, जिसके कारण इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैस से लिक्विड या फिर सॉलिड बन सकता है। यानी कि जो थर्मल मोशन है वो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट है। तो इसलिए यदि थर्मल मोशन को अगर हम डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि इसकी मोशन को डिक्रीज़ कर देते हैं,
तो इनमें देखिए इंटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इंटरेक्ट होने के चांस बढ़ने से इनकी फिजिकल स्टेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब ज़रा इस पिक्चर को देखिए, इसमें बहुत ही सामान्य तरीके से बताया गया। देखिए यहाँ पे गैस है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, और ये एरो इस तरफ को इंक्रीजिंग में दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? गैस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये इंडिकेशन ये है कि गैस है उसमें इंट्रैक्शन बिल्कुल कम होगी, लिक्विड में और ज़्यादा होगी, और सॉलिड में और ज़्यादा इंट्रैक्शन आएगी। तो अगर सॉलिड में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्मल एनर्जी है वो सॉलिड में डिक्रीज हो जाएगी, और गैसेस में थर्मल मोशन सबसे हायर होगा। सबसे हायर थर्मल मोशन गैस में होगा। वो हमें नीचे से शो किया हो, देखिए गैस में थर्मल मोशन हायर होगा, लिक्विड में थर्मल मोशन कम होगा, सॉलिड में बिल्कुल ही थर्मल मोशन कम होगा। दैट मीन्स गैसेस जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है मोर देन लिक्विड, और लिक्विड ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए अगर मेरे पास वाटर है गैसियस स्टेट में, और सपोज कीजिए वाटर है लिक्विड स्टेट में, दोनों ही स्टेट है मेरे पास, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है, और दोनों ही केस में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए दोनों का टेम्परेचर जरूर सेम है, पर अगर पूछा जाए कि इसमें ज़्यादा एनर्जाइज्ड स्टेट कौन सी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? गैस होगा। सो गैसियस वाटर मीन्स कि स्टीम ज़्यादा हैजार्डियस होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर के एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब हम डिस्कस करते हैं गैसियस स्टेट। देखिए गैसियस स्टेट वो स्टेट होएगा फिजिकली जो स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में। गैसियस स्टेट जो है हाईली एनर्जाइज्ड स्टेट है, जिसमें कि थर्मल मोशन मैक्सिमम होता है और इंट्रैक्शन ना के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन इज द लीस्ट एंड थर्मल एनर्जी इज द हाईएस्ट। उस स्टेट में फिजिकली होती है गैसियस स्टेट। और हमारे पास इस सिचुएशन में जब गैसियस स्टेट होते हैं तो सभी मॉलिक्यूल जो आपस में सेपरेटेड होते हैं, काफ़ी लार्जर डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे बड़ा कमाल का चीज़ ये हो जाता है कि इस कंडीशन में इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाता है, क्योंकि इनका मास इतना रिड्यूस हो जाता है कि न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल लॉ इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता, जिस वजह से गैसेस जो सेटल डाउन नहीं होते जैसे कि लिक्विड और सॉलिड्स करते हैं। सो इस तरीके से ये जो गैसेस होते हैं ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, बल्कि कुछ गैसेस ऐसे हो सकती हैं जो कि थोड़ी हैवियर होती हैं एयर से, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो उनके ऊपर तो हम ग्रेविटी फिर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर मोस्टली गैसेस में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कुल मिलाकर के 11 गैसेस ही हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखते हैं वो कौन सी गैसेस हैं। तो वो 11 गैसेस में पहले ग्रुप में है हाइड्रोजन, 15th ग्रुप में से एक गैस है नाइट्रोजन, 16 में से है ऑक्सीजन, 17 में से है फ्लोरीन, क्लोरीन, और 18th ग्रुप में से सारे ही गैसेस हैं। तो हमारे पास ये टोटल 11 गैसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये सभी जितनी भी गैसेस हैं ये सारी होमो एटॉमिक गैसेस हैं। ऐसे तो हमारे पास OF2 भी गैस है, ऐसे तो HCl भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। गैसेस तो ये भी बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स के ही बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंटल गैस है, एलिमेंटल गैसेस हमारे पास सिर्फ 11 है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल गैस ही 11 है, गैसेस हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन एलिमेंटल गैसेस जो है वो सिर्फ 11 हैं। या यूँ कह लीजिए कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट हैं, तो उन 118 एलिमेंट में से टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो फिजिकली गैसियस स्टेट में हैं, और वो भी रूम टेम्परेचर पे। अब हम करते हैं गैसियस लॉज के बारे में बात। तो गैसियस लॉज में हमारे पास टोटल 4 लॉज हैं। एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और लुज़ेक्स लॉ। गैसियस लॉज में हमारे पास सबसे पहले बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ जो है सबसे पुराना लॉ है लॉज में, गैसियस लॉज में, और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपके पास। यदि आपके पास सपोज कीजिए एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है, देखिए ये पिस्टन लगा दिया मैंने उल्टा टी, और ये सिलेंडर है। अगर हम इसके अंदर कुछ गैस भर देते हैं और अगर हम इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो इसके अंदर है उसको मैं बोलूँगा इंटरनल प्रेशर, रिप्रेजेंट हम करेंगे PI से, और इसको जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो होगा PE, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए एक
फिजिक्स का एक सिद्धांत है, वो सिंपल सा सिद्धांत है कि नेचर हमेशा मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा। तो अगर आपके पास ये पिस्टन जो है जिसके अंदर का प्रेशर PI है और बाहर का प्रेशर जो है पिस्टन के बाहर PE है, यदि बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन इन साइड मूव करेगा, और अगर बाहर का प्रेशर कम होगा तो पिस्टन आउटसाइड मूव करेगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। उस वक्त हम बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर मैं बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं बाहर से प्रेशर कम कर दूंगा, बाहर का प्रेशर कम करूँगा तो ये चीज़ एक्सपैंड हो जाएगी, राइट। तो रॉबर्ट बॉयल ने इसका इफेक्ट स्टडी किया था, उसे हम पहले एक बार देखते हैं। तो ये एक टेबल दे रखा है जिसमें यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम, PV और 1/V का दे रखा है। हम इन दो कॉलम्स को लेके समझते हैं पहले। देखिए, जैसे प्रेशर यहाँ पर 2 × 10⁴ पास्कल है, तो हम इसको अभी नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ यहाँ लिखते 2, 2.5, 3.5, 4, 6 ऐसे हम देते हैं। देखिए, जब प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 112 है, और अब आप यहाँ पे देखिए 2 से जैसे आप प्रेशर इसका डबल कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो आप देखते हैं वॉल्यूम इसका आधा हो जाता है, 112 का आधा। ये एग्जैक्ट हाफ तो नहीं है, जैसा कि यहाँ एग्जैक्टली प्रेशर डबल हो रहा है, ये एग्जैक्ट हाफ नहीं है, पर फिर भी हम इसको एग्जैक्ट हाफ के क्लोज ले सकते हैं कि क्लोज तो है उसके ना। अब ऐसे 2 के बाद अब आप यहाँ देखिए ज़रा 6 पे आए, जैसे कि हमने प्रेशर इसका 3 गुना बढ़ा दिया, 2 से 6 यानी कि 3 गुना बढ़ गया। तो आप देखिए कि ये इसका जो वॉल्यूम है इसका ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको 5 गुना बढ़ा देता हूँ, यानी कि इससे लास्ट वाले डेट हम देखिए 2 × 5 10 होता है, तो आप देखते हैं कि ये 1/5 हो गया, 1/5वां हिस्सा हो गया। 112 / 5 ऑलमोस्ट 22.4 के इक्वल आता है। इससे ये साफ पता लग रहा था, रॉबर्ट बॉयल ने ये चीज़ एस्टिमेट कर लिया था कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ होती चली जाती है। और इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इस बात को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम के। इस बात को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसमें 2 कंडीशंस और भी लगानी है। कंडीशन नंबर 1 ये कि आपने टेम्परेचर और दूसरा मोल, इन 2 चीज़ों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ने से मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उसी तरीके से मोल्स, अगर मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ेगा। तो हमारे पास ये बात बहुत ही सिंपल है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम से इन्वर्सली रिलेटेड होगा, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ दैट मोल एंड टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। ओके, तो अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे कि P यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया गया है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट K1 से, राइट। K1 में जो 1 है, 1 इसलिए कि ये पहला लॉ है। अभी हम आगे और भी जो बाकी लॉज करेंगे तो उसमें भी K ही यूज़ होगा, तो इसलिए अगर हम K रखेंगे तो सभी K का सेम मीनिंग ना हो जाए, इसलिए हमने इसके लिए एक सबस्क्रिप्ट चूज़ किया A। अगर आपको A अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे अल्फ़ा भी रख सकते हो या बीटा रख लो, कोई आपकी चॉइस है। मैं इसको यहाँ पे K1 लेके चल रहा हूँ। तो देखिए K1 किस पे डिपेंड करेगा? K1 उन चीज़ों पे, क्योंकि K कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट होगा वो उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो कांस्टेंट है। यानी कि कौन कौन कांस्टेंट है? एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक मोल कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, K1 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K1 डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, मीन्स की मोल एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इसको रिजॉल्व करके वो बनेगा ये PV इक्वल्स टू K1। और क्योंकि K1 कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास इसमें 2-3 कंडीशंस के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। P1V1 मतलब पहली कंडीशन मस्ट बी इक्वल टू P2V2 इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? K1 के इक्वल आएगा। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ है कि देखिए जो रेशो है प्रेशर का, वॉल्यूम का रेशो उसके इन्वर्स होगा और तब वो इक्वेशन बनेगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे प्रेशर का अगर रेशो अगर 1/2 आ रहा है, यानी कि अगर मैं
पहला प्रेशर 1 ले लेता हूँ, दूसरा प्रेशर 2 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब कि जो दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और पहला वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका यह मतलब होता है। मीनिंग कि अगर प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया। अब हम इसके ग्राफ्स को देखते हैं। ये ग्राफ। ये ग्राफ बहुत ही सिंपल ग्राफ देखिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। प्रेशर जो है बार में चूज़ किया गया है और वॉल्यूम जो है लीटर या डेसीमीटर क्यूब में चूज़ किया गया है। हम लोग इसमें एक एक करके सारे कर्व डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम इसमें जो कर्व डिस्कस करते हैं वो है पर्पल कर्व। पर्पल कर्व को देखिए ड्रॉ करने के लिए क्या किया गया है, टेम्परेचर 200 केल्विन कांस्टेंट कर लिया गया है। जैसा कि हमारे बॉयल लॉस की कंडीशन है कि मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया गया है। अब इस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, टॉप से शुरू करेंगे। तो देखिए टॉप से कैसे होता है। अगर आप इस जगह पे देखते हैं तो आप देखते हैं प्रेशर काफ़ी हाई है, राइट, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो आप देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग उसके वॉल्यूम भी कम है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन वॉल्यूम पे ड्रॉप करेंगे यहाँ से। ऐसे अगर आप इसमें 2-3 पॉइंट और चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप देखिए प्रेशर कम हो रहा है इस तरीके से, ऐसी सिचुएशंस में, तो आप देखते हैं कि वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। तो हमारे पास ग्राफ हुआ। अब इस ग्राफ को एक्चुअल में परफॉर्म कैसे किया जाएगा, इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आप ये एज्यूम कीजिए कि सपोज हमारे पास गैस का पिस्टन ओपन अप है इस तरीके से, ऐसे पिस्टन यहाँ पर है और इसका वॉल्यूम जो है ये वाला वॉल्यूम है। तो जब मैं इस गैस को प्रेशराइज करूँगा, यानी कि जब मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करूँगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर का जो प्रेशर है पी आई, जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है पी आई, ठीक है, तो जो यहाँ पर वॉल्यूम होगा, देखिए जब आप इसका प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम पीछे जाएगा और प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। पहले तो थोड़ी देर कुछ होएगा ही नहीं, कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ तक तो ये बिना कुछ किए ही प्रेस रहता है। लेकिन उसके बाद जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए, तो आपने थोड़ा देखिए प्रेशर बढ़ाया और ये देखिए वॉल्यूम कम हो गया, फिर आपने देखिए और प्रेशर बढ़ाया तो आप देखते हैं वॉल्यूम और पीछे चला गया, यानी कि ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे पीछे को भी जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। लेकिन आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि गैस इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है कि अब इसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, देखिए यहाँ से देखिए, ये इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये वॉल्यूम है और इस पॉइंट का वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम में डिक्रीज सिर्फ इतने का ही हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पर एक है और दूसरा प्रेशर यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि इस थोड़े से वॉल्यूम को कम करने के लिए मुझे कितना ह्यूज प्रेशर लगाना पड़ रहा है। जबकि इसी तरफ से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इससे डबल वॉल्यूम आप कम कर रहे हैं, जितना ये लाइन है उसका देखिए डबल वॉल्यूम है, और उसके डबल वॉल्यूम को देखिए कम करने के लिए आप देखिए कितना कम आपने प्रेशर अप्लाई किया है, राइट। इससे हमें क्या चीज़ें पता लगती है, ये इससे बहुत ही सीधी सी चीज़ ये पता लगती है कि यहाँ तक तो ये चीज़ गैसियस स्टेट में थी, उसके बाद जा करके इसने कंप्रेस होना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। और आप देखेंगे इस पॉइंट के बाद, अभी तो मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट का कंपैरिजन किया था, आप देखेंगे इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकल गया। इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं जा करके ये जो लिक्विड बन चुका है, और लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं जितना गैसेस होती हैं, इसीलिए ये ग्राफ जो है सीधा चला गया। तो खैर ये ग्राफ जो है बॉयल ने प्लॉट किया था, और इसके बाद ग्राफ को देखिए 400 केल्विन पे प्लॉट किया गया है, इससे दुगने टेम्परेचर पे और फिर 3 गुने टेम्परेचर पे। इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों ग्राफ में, देखिए शेप इसकी एज इट इज़ है, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन सही दे रहा है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास कोई गैस 200 केल्विन पर है और मैं उसको 400 केल्विन पर हीट करूँगा तो सबसे पहली बात उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये हो गया कि इस पे आने वाले हर एक पॉइंट के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन आप देखिएगा कि प्रेशर इसके लिए कितना है, वो यहाँ पर देखिए, इसका प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, इतना है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, इतना है। तो दैट मीन्स कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ से शो हो जाती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देखते हैं प्रेशर भी बढ़ रहा है।
ये भी एक गैस का लॉ है। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इस ग्राफ को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, इस तरीके से भी। देखिए एक लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए ऐसे वर्टिकल, और अब आप देखेंगे कि जैसे इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर थी, ये प्रेशर के परपेंडिकुलर है लाइन, तो इस पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। और आप फिर से देखिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली गैस ज़्यादा एक्सपैंड होगी, यानी कि सेम प्रेशर पे सेम अमाउंट ऑफ गैस अगर 600 केल्विन पर है तो वो जो गैस होगी वो 200 केल्विन टेम्परेचर के कंडीशन से ज़्यादा एक्सपेंडेड होगी, मीन्स उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और ये भी एक लॉ है गैसियस स्टेट में, ये भी एक लॉ है। लेकिन रॉबर्ट बॉयल के लिए इस ग्राफ से कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक जो रिलेशनशिप है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v ये नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो कुछ हद तक पैराबोलिक या हाइपरबोलिक जैसा कर्व दिखा रहा है, राइट। ये नहीं कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी कुछ स्क्वायर से होनी चाहिए थी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए रॉबर्ट बॉयल ने क्या ग्राफ प्लॉट किया, वो एक और ग्राफ है, देखिए ज़रा। वो ग्राफ ये है, देखिए प्रेशर और 1/वॉल्यूम में उसने ग्राफ प्लॉट किया। अब इसमें आप कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए, आप देखेंगे कि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जैसे कि मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं, जिससे ये साफ इंडिकेशन मिलती है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम के, राइट। तो ये हमारे को इस ग्राफ से, इससे हमें पता लगता है। इस ग्राफ को भी एनालाइज किया जा सकता है। ये ग्राफ पहले कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है। देखिए मैं सिंपल तरीके से करता हूँ। देखिए अगर हम इसको ग्राफ के लिए एक वर्टिकल लाइन ऐसे प्लॉट करते हैं तो इस वर्टिकल लाइन का मतलब होगा कि इस पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑलराइट। तो इस पर देखिए प्रेशर इतना है, इस पर प्रेशर इतना है और इस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस कंडीशन पर है? T3 पे। तो T3 पे ज़्यादा प्रेशर होने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी यही शो किया हुआ है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, राइट। ये बातें थी सारी ग्राफ्स की जो है बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग। इन दोनों ही ग्राफ्स को हम एक खास नाम देते हैं और वो नाम है आइसोथर्म का, क्योंकि दोनों ही ग्राफ जो प्लॉट किए गए इसमें से हर एक, चाहे इसकी स्ट्रेट लाइन हो चाहे इसकी कर्व हो, तो दोनों ही कर्व लाइन्स या स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन सभी में टेम्परेचर कांस्टेंट रखे गए हैं। तो जिसका मतलब होता है आइसोथर्म, और थर्म का मतलब यहाँ पर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ्स, ओके।